समस्त कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं, किंतु अहम भाव से अतिमोहित व्यक्ति मैं करता हूँ ऐसा मानता है। समस्त कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं, किंतु अहम भाव से अतिमोहित व्यक्ति मैं करता हूँ ऐसा मानता है। परंतु हे महाबाहो, जो ज्ञानी गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानता है कि संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा जानकर वह उनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृति के गुणों से अति मोहित मनुष्य उन गुणों से उत्पन्न कर्मों में आसक्त रहते हैं। अतः पूर्णतया जानने वाले ज्ञानी उन कम जानने वाले मंदबुद्धि व्यक्तियों को विचलित न करें। हृदय धड़कता है, आप कहते हैं मेरा हृदय धड़क रहा है। सांस लेते हैं, कहते हैं मैं सांस ले रहा हूं। नींद खुल जाती है, कहते हैं मेरी नींद खुल गई। आप वास्तव में सांस ले रहे हैं? सांस लेने में आपका कोई योगदान है? सांस लेने की पूरी प्रक्रिया में आपका क्या किरदार है? कहिए। इतना आसान नहीं। हे अर्जुन, जो अति शीघ्र समझ जाए उसकी समझ से बचना। ठीक अभी भी जो भी कुछ घट रहा है उस तंत्र के भीतर, जिसे हम मैं का नाम देते हैं, क्या उसमें वास्तव में कुछ भी ऐसा है जो केंद्रीय है, जिसके द्वारा वो संचालित हो रहा है, या वास्तव में पूरी एक व्यवस्था ही है जिसका कोई केंद्र है नहीं? वो एक ऐसी व्यवस्था है जिसका कोई केंद्र नहीं है, लेकिन अहम माने बैठा है कि उसे केंद्र में वो है। जैसे कोई मशीन हो, बड़ी, बहुत बड़ी, विशाल, लाखों उसके कलपुर्जे, और वो चलती हो, बहुत सारे वो काम करती है, तमाम तरह की गतियां करती है। क्या कोई केंद्र है इस मशीन का, या पुर्जा पुर्जे से जुड़ा हुआ है? एक पूरा तंत्र है, एक जाल है, हर चीज किन्हीं दूसरी चीजों से जुड़ी हुई है, और एक पूरी व्यवस्था है जो काम करे जा रही है। कहिए, बोलिए। हवा भीतर जा रही है और आप के तलवे तक ऑक्सीजन पहुंच रही है खून के माध्यम से। भीतर अनेक चीजें हैं, अनेक धाराएं हैं, कलपुर्जे हैं, अवयव हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। इसमें आप कहां पर हैं? आप जो अपने आप को कहते हैं ये मैं हूं। ऑक्सीजन गई भीतर, फेफड़ों तक पहुंची, फेफड़ों से रक्तधारा में सम्मिलित हुई, रक्तधारा सम्मिलित होकर के वो नीचे पहुंच गई तलवे तक। इसमें आप कहां थे? आप कहां थे? आप कहेंगे साहब विचार तो मेरे हैं ना। अच्छा, विचार आपके हैं। कोई विचार ऐसा है आपके पास जो संसार से ना आया हो? जैसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बाहर से आती है, वैसे ही विचार करने के लिए विषय भी संसार से ही आते हैं कि नहीं आते हैं? कभी किसी ऐसे विषय पर विचार किया है जो संसार का ना हो? ऐसा कोई विषय अस्तित्वमान होता भी है? तो फिर इस पूरी व्यवस्था में आप कहाँ हैं?
आप हैं कहाँ? कोशिकाएं हैं पूरे शरीर में, मस्तिष्क में भी हैं, और वो अपना खेल खेल रही हैं। मस्तिष्क की कोशिकाओं में कुछ वैद्युतीय प्रवाह होते हैं, उनको हम विचार का नाम दे देते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्सेस। आप कहाँ हैं बताइए? जब आप नहीं हैं तो फिर इस तंत्र की जितनी गतिविधियां हैं उसका कोई कर्ता नहीं हो सकता, कोई भी कर्ता नहीं है उसका। पर भीतर कोई बैठ गया है आकर के जो ये भाव रखता है कि मैं करता हूं। आप कर रहे हैं क्या? एक छोटा उदाहरण लेता हूं। कोई आता है, वो आपको मार देता है, आप तुरंत पलट के उसको मार देते हैं। क्या वास्तव में आपने मारा, या उस व्यक्ति ने जो किया वही उस पर पलट कर आ गया? पानी को आप 100 डिग्री तक उबाल दें, उसके बाद क्या पानी के पास वाष्पीकृत न हो जाने का विकल्प बचता है? जब कोई विकल्पहीन हो तो क्या उसे यह कहने का हक है कि मैं करता हूं? करता हूं यह कहने का हक तो सिर्फ तब है ना जब तुम यह कह सको कि मैं चाहता तो न भी करता। अगर तुम ये कह सको कि मेरी मर्जी थी तो मैंने किया, मैं चाहता तो ना करता, जो होना अवश्यंभावी है उसमें तुम ये कैसे कह सकते हो कि मैंने किया? जो होना ही होना है, 100 डिग्री पर पानी को भाप बनना ही बनना है, तो इसमें पानी ने क्या किया? ठीक उसी तरीके से अगर चोट लगने पर आपको प्रत्युत्तर देना ही देना है तो आपने क्या किया? हमारा क्या कुछ भी ऐसा है जो वातावरण द्वारा निर्धारित ना हो जाता हो, दूसरों द्वारा निर्धारित ना हो जाता हो? हम जो भी कुछ कर रहे हैं, जैसा भी हम जी रहे हैं, उसे अगर गौर से देखा जाए तो हमारी हर गतिविधि को क्या अनुमानित पहले से ही नहीं किया जा सकता? कहिए, किया जा सकता है कि नहीं? एक शब्द आपके कानों में पड़ेगा, आप मुस्कुराने लग जाएंगे, पहले ही पता है कि ये बात सुनी नहीं कि मुस्कुराएगा। बस ये है कि हम जानकारी पूरी होनी चाहिए कि किस माहौल में वो शब्द पढ़ना है। किसी और माहौल में कोई और शब्द चलेगा, किसी तीसरे माहौल में कोई और शब्द प्रयुक्त होगा। आप बात समझ रहे हैं? तो पूरा अगर डेटाबेस हो जानकारी का, तो आपकी सांस सांस को प्रत्याशित किया जा सकता है, पहले से ही बताया जा सकता है कि आप क्या करोगे। अगर बिल्कुल ठीक ठीक पता हो आपका और आपके माहौल का, तो ठीक ठीक यह भी बताया जा सकता है कि उस माहौल में आप क्या करने वाले हो। अब आप बताओ कि आप जैसी कोई चीज होती भी है कि नहीं होती है? अवर सेल्फ इज फुली डिटर्मिनिस्टिक। इसे बताया जा सकता है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। बस ये पता हो कि इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और किस तरीके से प्रभावित करते हैं। कारकों का पता हो तो कार्य का बिल्कुल पता चल जाएगा। हाँ, कारक इतने सारे हैं कि उनका सबका पता लगाना जरा टेढ़ी खीर है। इसीलिए कई बार हमें लगता है कि अरे साहब, ये तो जरा अचंभित करने वाला काम कर गया। अचंभित करने वाला काम कुछ नहीं कर गया, तुम्हें ठीक ठीक पता नहीं था कि इन सब कारकों, इन सब इनपुट्स का आउटपुट क्या होगा। आउटपुट वही होना था जो हुआ। कुछ उसमें विलक्षण नहीं है, कुछ नया, कुछ अद्भुत नहीं है। जो है वो पूरे तरीके से अनुमान के दायरे में आता है। बस तुम अनुमान लगा नहीं पाए थे। ये तुम्हारी कमजोरी है कि तुम अनुमान नहीं लगा पाए थे, वरना तुम बिल्कुल बता सकते थे कि क्या होने वाला है। हम सब जीवन ऐसा ही जीते हैं। हम ऐसा जीवन जीते हैं जिसमें सब कुछ पहले से ही तयशुदा है। हमारी उसमें कोई आत्मा, कोई निजता नहीं है, कुछ नयापन नहीं है। कुछ भी नहीं है। इसीलिए हम परिस्थितियों में गुलाम रहते हैं।
क्योंकि नई तो आत्मा ही होती है, नए तो कृष्ण ही होते हैं। हमारा तो ऐसा है कि बिल्कुल बताया जा सकता है कि मेरा कौन सा वचन आपको आकर्षित करेगा और आप उसको लिख लेंगे। बिल्कुल बताया जा सकता है कि किस मुकाम पर आकर के आपको उलझन होने लग जाएगी। बिल्कुल बताया जा सकता है कि घड़ी का कांटा किस बिंदु पर होगा जब आप बेचैन होने लग जाएंगे। तो अब आप बताइए आप कहाँ हैं? ये सब तो पहले से ही बताया जा सकता है, बताया जा सकता है कि नहीं? तो फिर आप कहाँ हैं? आप तो तब हुए ना जब कुछ ऐसा हो आपके पास जो बिल्कुल नया, अप्रत्याशित हो, अननुमेय हो। कुछ है? अर्जुन से यही कह रहे हैं, मैं करता हूं ये भावना रखते ही क्यों हो? तुम कहां हो? ये तो प्रकृति के गुण हैं जो आपस में खेल रहे हैं। ये तो हवा, पानी, आग, मन, शरीर, इनका खेल चल रहा है। तुम इसमें कहां हो? ये खेल रहे हैं आपस में। तुम बेकार ही इनके कर्ता भोक्ता बने बैठे हो। तुम क्यों सुख दुख पा रहे हो? हवा मिल रही है नाक से, हाथ आकर्षित हो रहा है खाने की ओर, तुम इसमें क्यों भोक्ता बने जाते हो? अरे शरीर की कोशिकाओं को ईंधन चाहिए, इसलिए हाथ खाने की ओर बढ़ रहा है। तुम थोड़े ही खाओगे, कौन खाने वाला है? शरीर की कोशिकाओं को मिलेगा ईंधन। तुम क्यों खाने के भोक्ता बनते हो? खाने के भोक्ता बनते हो जब खाना नहीं मिलता तो दुख पाते हो। तुम क्यों दुख पा रहे हो? अरे शरीर को ईंधन चाहिए था, शरीर को ईंधन नहीं मिला तो वो ईंधन का कुछ दूसरा उपाय करेगा। तुम इसमें कहां से भोक्ता हो गए? तुम हो कौन ये कहने वाले कि मैंने नहीं पाया? और शरीर को भूख न लगी होती तो क्या तब भी हाथ बढ़ता आगे? बोलो। हाथ तो तभी बढ़ता है ना जब शरीर को भूख लगती। भूख शरीर को लगी है, तुम क्यों पगला रहे हो? बिगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। शरीर में रसायन है, हार्मोन है, उनका चढ़ाव उतराव होता रहता है। उसी के अनुसार तुम्हारी मनोदशा बदलती रहती है। रसायन कभी रसायन से आकर्षित होता है, रसायन कभी रसायन से मेल नहीं खाता, और तुम्हें लगता है तुम्हें प्रेम हो गया। तुम्हारे भीतर का एक रसायन किसी दूसरे के भीतर के दूसरे रसायन से मिलने को लालायित है। सोडियम के पास इलेक्ट्रॉनों की जरा कमी है, पॉजिटिव चार्ज बैठा है उस पर। हाइड्रोनियम आयन के पास एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक वैकेंसी है, उसके पास कुछ अतिरिक्त है। दोनों आतुर हैं मिल करके मेल कर लेने को। इसकी कमी घटेगी, उसका बोझ हटेगा। तुम क्यों उछले जा रहे हो कि तुम्हें प्रेम हो गया? बोलो, तुम क्यों कर्ता माने जा रहे हो अपने आप को? तुम तय करते हो कि किस ओर को तुम्हारी आंखें आकर्षित हो जाएंगी, वो आंखों ने स्वयं तय कर रखा है। तुम्हें पता भी नहीं है कि प्रकृति कैसी कैसी साजिशें रचती है, और तुम्हें लगता है कि ये सब तुम्हारे साथ हो रहा है। शरीर में हार्मोन बढ़ने लग जाते हैं, तुम कहना शुरू कर देते हो, अरे नारीत्व का सुख तो मां बनने में ही है। तुम्हें पता भी नहीं है, तुम नहीं बोल रहे हो, एक रसायन बोल रहा है। वो रसायन तुम्हारे शरीर से निकाल दिया जाए तो मां बनने की सारी अभिलाषा निकल जाएगी। पर तुम रसायन के गुलाम हो जाते हो और कैसे कैसे निर्णय ले लेते हो जीवन में। तुम्हारे जीवन में मातृत्व का प्रवेश हो जाता है, उसके बाद ढोते रहो उसको। रसायनों ने कर दिया अपना काम, प्रकृति की साजिश सफल हो गई।
हो गई कि नहीं हो गई, यही तो कह रहे हैं। तुम्हें लगता है ये सब मैं हूं, मेरे साथ हो रहा है, मेरी इच्छा है, मुझे क्रोध आ रहा है, मुझे उठ के जाना है, मुझे खाना खाना है, मुझे प्रेम हो गया, मुझे माँ बनना है, मुझे चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। तुम कुछ नहीं हो, प्रकृति का अपना बहाव है, उसके अपने लक्ष्य हैं और उसका एक ही लक्ष्य है, क्या? कि वो बहती रहे। वो बहती रहे इसलिए वो तुम्हारा उपयोग कर रही है और तुम अपना उपयोग करवाए जा रहे हो। और जब वो तुमसे उपयोग कराती है ना, तो तुम्हें बताती नहीं कि तुम्हारा उपयोग हो रहा है। वो तुमसे कहती है कि ये सब तो तुम्हारी अपनी व्यक्तिगत इच्छा के अनुसार हो रहा है। साहब, आपने चाहा था तो आपको मिला, आपको वही सब तो मिल रहा है जो आपको चाहिए था। आपने मांगा था ना घर, आपने मांगी थी सुरक्षा, देखिए मिल गया। आपने मांगा था ना इस व्यक्ति का साथ, और आपने मांगी थी ना उस व्यक्ति से दूरी, मिल गई आपको। आपने मांगी थी वाकई, या गुणों ने मांगी थी? मिट्टी, पानी, हवा, रसायन, इनने मांगी थी, धूप ने मांगी थी, अन्न जल ने मांगी थी। भोजन आते हैं ऐसे जिनको तुम थोड़ा ज्यादा मात्रा में खा लो तो तुम्हें नींद आने लग जाएगी। तुम बोले मुझे नींद आ रही, तुम्हें नींद आ रही है, ये कैसी असंगत बात है। भोजन भीतर गया, भोजन माने रसायन, ठीक, भोजन भीतर गया, वो भीतर के रसों से मिला, उसने आ करके मस्तिष्क में कुछ किया, मस्तिष्क अब सोने को आतुर हो रहा है। इस पूरे खेल में तुम कहां हो? पर तुम कहोगे मुझे नींद आ रही है। तुम्हें कैसे नींद आ रही है भाई? सोडियम मिले पानी से और विस्फोट हो जाए तो तुम कहते हो मेरा विस्फोट हो गया। तो यहां भी तो ठीक वही हो रहा है। यहां क्यों बात अपने ऊपर लेते हो? जो बात अपने ऊपर लेगा, अब वो उस बात का सुख दुख भी भोगेगा। टेंडेंसी है मेरी, मैं ये भी नहीं चाहिए आपको, टेंडेंसी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यज्ञ वर्ड ही से कनेक्ट कर सकते हैं इसी बात को समझने को, यज्ञ। हाँ बिल्कुल। ऐसे जीवन। हाँ, जो प्रकृति का है वो प्रकृति को ही दे दिया, मैंने उस पर कोई हक नहीं जाहिर किया, यही है यज्ञ। मैंने कहा ही नहीं कि ये सब मेरे साथ हो रहा है। अरे भाई, प्रकृति का है, प्रकृति के रस हैं, प्रकृति के उतार हैं, चढ़ाव हैं, ज्वार भाटे हैं, उनमें ये सब कुछ चल रहा है, मेरा इसमें क्या है? प्रकृति उठाती है, प्रकृति सुला देती है, प्रकृति ने जन्म दिया है, प्रकृति ही मृत्यु भी दे देगी शरीर को, मेरा इसमें क्या है? मैं क्यों ऐसी बात का भोक्ता बन रहा हूं जो मुझसे संबंधित ही नहीं है? और ये भ्रम सबसे तीव्र होता है हमारी गहरी वृत्तियों में, जिनसे जुड़ाव हमारा खूब होता है। मेरा प्रेम, मेरी चीज, मेरा परिवार, मेरी प्रतिष्ठा। अब तो यहां तक भी प्रयोग करने की सुविधा उपलब्ध है कि आपके मन के साथ जरा जरा से परीक्षण किए जाएं, जरा जरा से बदलाव किए जाएं, और आपके विचार उन प्रयोगों के साथ साथ बदलते रहें। अब बताओ आपका क्या है उन विचारों में? आपके सारे विचार तो बाहर से संचालित हो रहे हैं। आप जानते हैं आपसे जबरन प्रेम भी करवाया जा सकता है। ये आपके बाहर बैठा कोई बिल्कुल निर्धारित कर दे सकता है कि आपके सामने कुछ स्त्री या पुरुष लाए जाएं और आप उनसे प्रेम में पड़ जाएं। ये बिल्कुल निर्धारित किया जा सकता है। और आप ऐसे प्रेम में पड़ेंगे कि आतुर हो जाएंगे मिलन के लिए, आपको लगेगा सच्चा प्यार है, गोपी और कृष्ण वाली बात है, और करना कुछ नहीं है। 2 इलेक्ट्रोड चाहिए, कुछ रसायन चाहिए, इंजेक्शन चाहिए, प्रयोग करने की आधुनिक सुविधा चाहिए, और आपको बिल्कुल प्रेम करा दिया जाएगा और आप बिल्कुल मजनू हो जाएंगे।
और हटा दिए जाए वो सारे कारक, हटा दिए जाए वो सारे कारक, तो आपका प्रेम भी तुरंत हट जाना है। कहाँ गया प्रेम, कहाँ गया प्रेम, कहाँ गया प्रेम? अरे वो प्रेम नहीं था, परिस्थितियां थी, परिस्थितियां हटी, प्रेम गया। तुम क्यों बावले हो रहे हो? प्रकृति के गुणों से अति मोहित मनुष्य उन गुणों से उत्पन्न कर्मों में आसक्त रहते हैं। अतः पूर्णतया जानने वाले ज्ञानी उन कम जानने वाले मंदबुद्धि व्यक्तियों को विचलित न करें। ये बात करीब करीब वही है कि जो हतबुद्धि है उसको बुद्धि मार्ग से क्यों समझा रहे हो? मत करो उसे विचलित, वो पहले ही विचलित है। जिसकी समस्या ही यही हो कि वो पढ़ नहीं सकता, उसे समस्या के निदान के लिए किताब क्यों दे रहे हो? उसकी समस्या क्या है कि वो पढ़ नहीं सकता, और तुमने कहा देखो ये किताब लो, इसमें तुम्हारी समस्या का पूरा हल है। हल मिल जाएगा उसको। तुम जिस उपकरण को ठीक करना चाहते हो उसको उसी के माध्यम से ठीक कर लोगे, अरे वो ठीक ही होता तो तुम्हारे पास क्यों आता? प्रकृति के गुणों से अति मोहित मनुष्य उन गुणों से उत्पन्न कर्मों में आसक्त रहते हैं। मोहित पुरुष आसक्त रहते हैं। आसक्ति यही है, जो चल रहा है उसको सोचना मेरा है, मैंने किया, मुझे हो रहा है, मैं सांस ले रहा हूं, मेरे विचार हैं, मेरी भावनाएं हैं, मेरा तो कुछ ख्याल करो। तुम्हारी नहीं है, सब बदली जा सकती है। किसी और देश में पैदा हुए होते तुम ऐसे होते ही नहीं, न ये विचार होते, न ये भावनाएं होती। आज सुबह से शाम तक जो अनुभव हुए वो अनुभव भी जरा कुछ अलग होते तो तुम ऐसे होते ही नहीं। तुम हो क्या? तुम सिर्फ परिस्थितियों का उत्पाद हो। तो इसमें मैं क्या लगा रखा है? मैं कहाँ है? मैं माने तो कुछ ऐसा जो परिस्थितियों से अछूता रहे। मैं माने तो कुछ ऐसा जो पूर्णतया निजी और आंतरिक हो, अपना हो। उसे आत्मा कहते हैं। वो है कहाँ? अतः पूर्णतया जानने वाले ज्ञानी उन कम जानने वाले मंदबुद्धि व्यक्तियों को विचलित न करे। तो क्या करे? उदाहरण बनने को प्रयोजन न बना लें। बस ऐसा जिए, बस ऐसा जिए, नहीं तो ये भी गुणों का ही खेल हो जाएगा। क्या आप जानते हैं प्रकृति, जैसा हमने कहा, सिर्फ एक चीज चाह रही है, क्या? कि उसकी धारा चलती रहे। वो चाह रही है कि आप ऐसे रहें जो समय की मार को बर्दाश्त कर लें, और इससे पहले कि आपका शरीर मिटे आप अपने पीछे 2-4 ऐसी संतानें छोड़ जाएं जो प्रकृति के काम को आगे बढ़ाते रहें। ये प्रतिष्ठा पाने वाली बात, ये उदाहरण पाने वाली बात भी बिल्कुल वही है। आप जानवरों को देखिए, उन्हें प्रतिष्ठित कौन रहता है? जो सबसे बली होता है। आप देख रहे हैं बल का संतानोत्पत्ति से कितना गहरा संबंध है। प्रतिष्ठा का कैसे? 10 खरगोश हैं, उनमें से सबसे ज्यादा प्रसिद्धि किसकी रहेगी? खरगोशों के बीच ही। जो सबसे बलवान है, जो सबसे बलवान है उसे क्या मिलेंगी? उसकी मादाएं। तो ये प्रतिष्ठा भी सीधे सीधे प्रजनन से संबंधित है। जितनी आपकी प्रतिष्ठा होती है उतना आपकी संभावना बढ़ती है एक ऊंचा स्त्री या पुरुष पाने की।
जितनी आपकी प्रतिष्ठा होती है उतनी आपकी संभावना बढ़ती है कि आप ऐसा स्त्री या पुरुष पाएंगे जो खुद भी प्रतिष्ठित होगा। और प्रतिष्ठा का हमारा पैमाना ही क्या होता है? बल। प्रकृति चाहती यही है कि जो बली हैं वो बचे रहें, जो बली नहीं हैं वो मिटते जाएं। बल से प्रकृति का एक ही आशय है, बल से प्रकृति का आशय आत्मबल नहीं है, बल से प्रकृति का आशय एक ही है, तुम में संतानोत्पत्ति का कितना बल है। पैसा हो, प्रतिष्ठा हो, संसार की कोई भी लोभित करने वाली वस्तु हो, ये बड़ी अजीब सी बात है कि अंततः उसका प्रयोजन प्रजनन से है। आप उसको पलट के देख लीजिए, जो गरीब होता है उसकी शादी में दिक्कत आ जाती है। बस समझ गए आप? जो गरीब होता है उसकी शादी में दिक्कत आ जाती है। ये आप देख रहे हैं क्या हो रहा है कि अगर तुम्हारे पास समाज में ताकत नहीं है तो तुम प्रजनन नहीं कर पाओगे। तो ताकत का संबंध किससे हुआ? प्रजनन से। आप ताकत चाहते ही इसीलिए हो कि प्रजनन मिले। अभी बात आपको बड़ी अजीब लगेगी, ज्ञानी ज्ञान इकट्ठा कर रहा है, क्यों कर रहा है? ताकि बच्चे पैदा कर सके। कोई लगा हुआ है आध्यात्मिक ज्ञान एकत्र करने में, उसको पता भी नहीं है कि प्रकृति उससे सिर्फ ये इसलिए करवा रही है ताकि अंततः वो संतानें पैदा कर सके। कोई लगा हुआ है अपना रूप सुंदर करने में, कोई लगा हुआ है अपने शरीर को बलिष्ठ बनाने में। ये सब चाह क्या रहे हैं? कुछ भी नहीं है। प्रकृति इनसे सिर्फ एक काम करवा रही है कि ये प्रजनन कर पाए। प्रकृति की धारा बहती रहे, प्रकृति की धारा बहती रहे। सर उसके बाद फिर क्या होता है? व्हाट गिव्स देम उसके ड्राइव फोर्स क्या होती है जब प्रजनन हो गया? माँ बच्चा पैदा करती है, उसके बाद माँ का ड्राइविंग फोर्स क्या रहता है? तुम ही बताओ। बच्चा पैदा करना, बड़ा करना है, बड़ा करना है। बच्चे का बच्चा पैदा कराना। माओ को नहीं देखा तुमने? पिछले ही बढ़ गया है। हाँ उसमें माँ की ड्राइविंग बहुत समझ आ रही है। बात समझ में आ रही है? उसका सिर्फ एक काम था, जब तक उसकी अवस्था थी बच्चा पैदा करने की, उसने खुद करा। पूरे शरीर में सिर्फ एक जगह है जो कीमती है, क्या? जो प्रजनन योग्य अंग है, जो जननेंद्रियां हैं। समझ में आ रही है? मस्तिष्क किसका गुलाम है? जननेंद्रियों का। हाथ पैर किस लिए हैं? ताकि अंततः जननेंद्रियां अपना काम कर सकें। प्रकृति बस यही चाहती है। प्रकृति को इसमें कोई रुचि नहीं है कि तुम बुद्ध हो जाओ, बल्कि तुम बुद्ध होने लग जाओगे तो प्रकृति बाधा बन जाएगी। प्रकृति बस ये चाहती है, बुद्ध हो या ना हो, बच्चे पैदा करके जाना। और अगर तुम बच्चे नहीं पैदा कर रहे तो प्रकृति बदला भी लेती है। कैंसर इत्यादि की संभावना भी बढ़ जाती है। शरीर में कई तरह के रोग हो सकते हैं अगर, खासतौर पे स्त्रियों में, अगर आपने संतानोत्पत्ति नहीं करी है तो। देख रहे हो प्रकृति क्या कर रही है? या तो बच्चे पैदा कर, नहीं तो रोग दे दूंगी। अब खेल देखो, कोई एक के बाद एक फैक्ट्रियां खड़ी कर रहा है, पूरा अपना औद्योगिक साम्राज्य का विस्तार कर रहा है, और वो कर किस लिए रहा है उसे पता भी नहीं है क्यों कर रहा है। उससे पूछो तो कहेगा बड़ी बड़ी बातें, इंटरनल सेटिस्फैक्शन, वेलफेयर ऑफ द नेशन। बात क्या है? बच्चा पैदा करना, और कोई बात नहीं है। जितने बड़े बड़े हैं इन्हें पता भी नहीं है कि प्रकृति इनसे सिर्फ एक खेल खिलवा रही है, संतानोत्पत्ति का, और कुछ नहीं, कुछ और नहीं। समाज को भरा पूरा रखो, समाज में सुव्यवस्था रखो, क्योंकि जिन इलाकों में लड़ाइयां हो रही होती हैं वहां बच्चे थोड़ी पैदा हो पाते हैं। व्यवस्था समाज की ऐसा रखो कि दिन में सब काम करें और रात में सो जाएं। ये समझ में आ रहा है? रिहायशी इलाकों को औद्योगिक इलाकों से दूर रखो, नहीं तो राज मशीनें चलेंगी, दिक्कत हो जानी है। ये सब कुछ इसलिए नहीं किया जा रहा कि आप रात में समाधिस्थ होकर सो सकें। प्रकृति की मंशा बिल्कुल नहीं है कि आप गहरी से गहरी नींद लें, ऐसी गहरी नींद, ऐसी सुषुप्ति कि जिसमें आपको समाधि का एहसास हो जाए। ये सब कुछ सिर्फ एक प्रयोजन के लिए हो रहा है। तुम देख लेना, माँ बाप को सबसे ज्यादा तकलीफ किस बात की होती है? बच्चा इतना बड़ा कर दिया, शादी नहीं कर रहा है,
उनसे कहो आप देख नहीं पा रहे हैं इससे कि आपके पूरे जीवन की दिशा सिर्फ एक रही है, क्या? बच्चा पैदा करो और करवाओ। ये सार है, ये रस है, ये लब्बो लुबाब है। ये सारे बहानों के पीछे की आपकी असली मंशा है, बाकी तो सब बहाने रहे हैं। और ये बहाने हैं, इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण ये है कि बहाने हट जाते हैं जब असली मंशा पूरी हो जाती है। पति पत्नी में बच्चा पैदा होने के बाद पहले जैसी गर्मी नहीं रह जाती। बहाना थी वो गर्मी, बहाना था वो प्रेम। जो असली घटना घटनी थी वो क्या घटनी थी? संतान का जन्म। संतान का जन्म हुआ नहीं कि आप पाते हैं कि वो पहले जैसी बात नहीं रही। हाँ, ये जरूर पक्का हो गया है कि अब परिवार और सुदृढ़ हो गया है क्योंकि बच्चा आ गया है। पहले तो फिर भी संभावना थी कि दोनों छिटक जाते, अब छिटक नहीं सकते अब तो। लेकिन वो गर्मी नहीं रही पहले जैसे। प्रेम गया क्योंकि प्रेम तो बहाना था, प्रेम तो रसायन था। पर हम कितनी तीव्रता से और कितने आवेग से कहते हैं, और कैसा हमारा दिल टूटता है जब हमें पता चलता है कि ये तो नकली था। हमें लगता है कोई असली चीज टूट गई। अरे वो असली थी कब? सपने में तुमने 1 करोड़ कमा लिए थे, उठे तो पाया है नहीं तो रोओगे। कृष्ण कह रहे हैं ऐसे मत देखिए, वो बोल रहे हैं। सर कहाँ पे था ये? पूरे ऊपर से लेके नीचे तक है। चलिए।